हाय हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है मिलिट्री समरी चैनल पर और हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नई ताज़ा तरीन वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। बहुत सारी खास बातें और बहुत सी खास जानकारियां आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा। इससे हमको हिम्मत मिलती है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की। वीडियो की शुरुआत में हम क्राइमिया से कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स यूक्रेन के द्वारा की हुई देख रहे हैं। तब तक आपको मैं याद दिला दूं, आज 24 फरवरी की तारीख है। 24 फरवरी 2022 को इस युद्ध की शुरुआत देखने को मिली थी और आज के दिन अब इसके 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 4 साल किस सेना के लिए कैसे रहे, इस पर अपनी अपनी राय हो सकती है, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है। ऑब्जेक्टिव चीज से मेरा मतलब कि हाँ या ना में कि कौन जीता कौन हारा, क्योंकि ये युद्ध अभी खत्म ही नहीं हुआ। तो अभी कैसे कह दे कि कौन जीता कौन हारा। हालातों का विश्लेषण हर कोई अपने अपने ढंग से अपने अपने सोच विचार के अनुसार करता है। एक दो बातें मैं भी कह सकता हूँ। पिछली वीडियो में हमने जैसे कि बहुत सारी बातें कही भी थी इस युद्ध को लेकर, इस वीडियो में भी हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में हम बात तो करेंगे, उससे पहले हम कुछ जरूरी बातें भी देखते रहते हैं बीच बीच में। ओडेसा ओडेसा में कुछ फोटोज, सैटेलाइट फोटोज हमें ये दिखाती है कि यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोरों से चलता है। ऑल ओवर यूक्रेन ही ये चीज देखने को मिलती है। ड्रोन और मिसाइल हमलों में जिन मिलिट्री ब्रिजेस को तबाह किया जाता है या जिन एनर्जी फैसिलिटीज को तबाह किया जाता है रूस के द्वारा, इनकी रिपेयरिंग का काम बहुत तेजी से करता है यूक्रेन। इसी कारण से आज तक इस युद्ध में सरवाइव कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन में आज यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भी आए हुए थे। उर्सुला वॉन डेर लेयन हाई रैंकिंग ऑफिशियल है यूरोपियन यूनियन की। आपने शायद इनका कभी नाम इनका सुना हो अगर आप इस युद्ध को फॉलो करते हैं। ये भी आई हुई थी यहाँ पर। ये देखिए ड्रोन स्ट्राइक, एक यूक्रेनियन ऑयल डिपो है। ये एक गैस स्टेशन है मेरे ख्याल से, या फिर ऑयल डिपो है। यहाँ पर भी ड्रोन स्ट्राइक देखने को मिला था रूसी सेना की ओर से। और भी ये खेरसोन राज्य ही है मेरे ख्याल से, हाँ, ये खेरसोन राज्य में एक एक्सप्लोजन देखने को मिला था। और मिकोलाइव राज्य में भी गैस स्टेशन पर ड्रोन स्ट्राइक देखने को मिले थे। ड्रोन स्ट्राइक नहीं, मैंने शायद इसको सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं किया। न्यू एम्बुश एक्सप्लोजन एट गैस स्टेशन इन मिकोलाइव, 7 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड। ये एक सैबोटाज ऑपरेशन था। ये कोई ड्रोन हमला नहीं था रूस के द्वारा, ये एक सैबोटाज ऑपरेशन, जिसको आम भाषा में हम कह सकते हैं आतंकवादी हमला, ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पर। और जिसके कारण ये नुकसान देखने को मिले थे। किरीव रीह के पास थर्मल पावर प्लांट के हालात की अगर हम बात करें तो ये अभी के लिए काम कर रहा है और बिजली का निर्माण हो रहा है किरीव रीह थर्मल पावर प्लांट में, ऐसा देखा गया था। ज़ैपोरिजिया में भी बहुत से ड्रोन हमले वापस से देखने को मिले थे। इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन को बहुत सा नुकसान पहुंचा था। 150 बाई 6 केवी इसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है। ये पावर सबस्टेशन जो है इसको नुकसान पहुंचाया गया था। बात करेंगे ज़ैपोरिजिया से थोड़ा सा हम। बीते 24 घंटे की तो 70 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे और घायल हुए थे इस इलाके में। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, ये भी ज़ैपोरिजिया और निप्रो राज्य यूक्रेन का जो है इसमें इनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है। पहले तो एक सफलता देखते हैं। ये आप देख सकते हैं लाल रंग में इलाका अपडेट किया गया है रूस के खाते में। इसमें 2 गांव आते हैं। ये पहला गांव जहां पर मैं अपने माउस को स्क्रॉल कर रहा हूं, और ये दूसरा गांव जहां पर मैं अपने माउस को स्क्रॉल कर रहा हूं। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट हम देखेंगे तो हाँ, इसमें एक गांव का तो जिक्र ऑफिशियल तौर पर है। ये जो आगे वाला गांव है वेस्ट की साइड, और इसके ठीक पिछले वाला गांव जो है इसको फॉर ऑब्वियस लॉजिकल रीजंस इसको अपडेट कर दिया गया है रूसी सेना के खाते में। बीते 24 घंटे की हम बात करें तो 170 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे और घायल हुए थे, और बाकी के कुछ एज यूजुअल नुकसान जो कि हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। इतनी सारी यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक्स वीडियो जो हमें मिलती है पहली नजर में तो हमें बताती है कि यहाँ पर रूसी सेना का कब्जा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रोन स्ट्राइक वीडियोस बहुत सारी पिन की गई है। एक्चुअली में ये एक सिंगल वीडियो ही है, लेकिन अलग अलग इलाकों में इसकी जो जियो लोकेशन है ये पहचानी गई थी और इसको मैप किया गया था। ये एंटी ड्रोन वॉरफेयर देखने को मिलता है। एक तरफ रूसी ड्रोन्स और एक तरफ यूक्रेनियन ड्रोन्स, जहां पर यूक्रेनियन ड्रोन्स जो है तो रूसी ड्रोन्स को मार गिरा रहे हैं, जैसा कि हम इस वीडियो में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। अब मैं इसको बंद कर देता हूं
और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हुलियापोल शहर के पास में थोड़े से कंटेस्टेड इलाके जो कि हमें बताते हैं कि यहाँ पर रूसी सेना आगे बढ़ रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते हम कुछ चर्चाएं जरूर हम करने की कोशिश करेंगे। सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में 335 यूक्रेनियन सैनिकों का मेंशन है, ये मारे गए थे और घायल हुए थे बीते 24 घंटे की रिपोर्ट की अगर हम माने। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वोस्तो ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया में कुछ खास बात करने को नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं कि दोनों ही सेनाओं के द्वारा अभी भी यहाँ पर जोर आजमाइश की जा रही है। यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है ये अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। इस इलाके में ज़ैपोरिजिया रीजन और निप्रो रीजन में, निप्रो रीजन से मेरा मतलब निप्रो राज्य की मैं बात कर रहा हूं। ये रहा, ये निप्रो राज्य है जहां पर मैंने अभी आपको जूम इन करके दिखाया। 4 साल में अपनी अपनी राय तो हो सकती है, मैं अपनी राय रखूं तो ये सिचुएशन स्टेलमेट पर आती है। हालांकि थोड़ा सा मैं रूस से मैं कह सकता हूँ डिसअपॉइंटमेंट जैसा देखने को मिलता है। कॉन्स्टेंटिनोव शहर में एक दो सफलता, ये देखिए एक छोटे से रिहायशी इलाके में, इसमें ज्यादातर मैदानी इलाका है, एक फार्म हाउस का ये इलाका है जहां पर ये सफलता पहचानी गई है एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर। और एक छोटी सी सफलता जिसमें कुछ मैदानी खेत खलिहान का नहीं, कुछ जंगल का इलाका है और कुछ रिहायशी इलाका भी है, ये भी पहचाना गया था एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर। और बहुत सारी बमबारियां यहाँ पर रूसी सेना लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मैं इसको एरोस के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा डिपिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। 4 साल में जो रूस से एक्सपेक्टेशंस थी ये तो पूरा कर नहीं पाया रूस। अगर मैं आपको बताऊं कॉन्स्टेंटिनोव का भी मैंने आपको एरोस के माध्यम से समझा तो दिया अभी किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है रूसी सेना। ये देखिए एक और एरो के माध्यम से आपको बता दिया। और लॉजिस्टिक्स पर भी काफी सारे हमले हो रहे हैं। ये देखिए ये जो ड्रोन स्ट्राइक हमें देखने को मिल रही है ये लॉजिस्टिक्स पर ही है। यूक्रेनियन सेना के द्वारा जितने भी सप्लाईज यहाँ पर भेजी जाती है ये ज्यादातर पहुंच नहीं पाती हैं या फिर बहुत सारा नुकसान इनको उठाना पड़ता है। हालांकि ये 100% एक्यूरेटली जो ड्रोन स्ट्राइक्स है ये नहीं हो रही हैं रूसी सेना के द्वारा। अगर ये 100% होती तो अब तक कॉन्स्टेंटिनोव का शहर आ जाता रूसी सेना के नियंत्रण में। लेकिन अभी के लिए ये देखने को मिलता है कि यूक्रेन फाइट बैक कर रहा है, धीरे धीरे पीछे हट रहा है, लेकिन ये पेस उतनी नहीं है जितनी रूसी सेना चाहती है। किलोमीटर लॉन्ग टनल्स, रूस की धरती जो अभी यूक्रेन में अब जिसको कंट्रोल करके बैठता है रूस, यहाँ पर अंडरग्राउंड रास्ते बहुत से देखे गए हैं। एक वीडियो हाल ही में निकल कर आया था जिसमें कि हम देख सकते हैं एक पत्रकार यहाँ से एक वाहन के माध्यम से कार ले जा रहे हैं और ये हिजबुल्ला संगठन, हमास संगठन के द्वारा जो ऑपरेट की जाने वाली जो अंडरग्राउंड रास्ते हैं उनसे काफी ज्यादा एडवांस देखने को मिलता है। अंडरग्राउंड रास्तों का उपयोग अभी तक जो ईरान के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले संगठन थे जैसे कि हुती संगठन, हिजबुल्ला संगठन, हमास संगठन, इनके द्वारा तो किया ही जाता था। लेकिन अब रूसी सेना भी इसको लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करती है क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये अब रूसी सेना समझ चुकी है। यूक्रेन भी इसको उपयोग करता है, मैं उसका एक सबूत आपको राजनीतिक चर्चा में मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक अनुमान देने की कोशिश करता हूं क्यों मुझे थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, साल 2022 में जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय क्या हालात हुआ करते थे। उस समय हालात ये हुआ करते थे, ये जो लाल रंग में मैंने आपको रेखा खींच के दिखाई, ये देखिए यहां से रेखा जाती है। मारियोपोल शहर उस समय यूक्रेनियन सेना के कब्जे में था और सीमा मारियोपोल शहर के आसपास ही कहीं स्थित होती थी जितना मुझे ध्यान है। ये लाल रंग की रेखा ये देखिए ऊपर जाती है। डोनेट्स्क शहर उस समय रूसी सेना के कब्जे में था, या कहें डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक की जो सेना हुआ करती थी उसके कब्जे में था। अवदीव्का शहर यूक्रेन के कब्जे में था। इसी तरीके से ऊपर जाते जाए तो ये लुहांस्क शहर कहाँ गया, लुहांस्क शहर ये भी उस समय लुहांस्क पीपल रिपब्लिक की जो सेना होती थी उसके कब्जे में हुआ करता था। ये जो लाल रंग का इलाका है आपने देखा ये साल 2022 तक ये रूस के अधीन देखने को मिलता था और साल 2022 से साल 2026 में हम आ चुके हैं। 4 साल में क्या अंतर आया इसमें, ये जो क्राइमिया राज्य है इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो साल
14 से ही रूस के अधीन है। बाकी आप देख लीजिए क्या कितना हिसाब किताब है। इसको एक बहुत अच्छी सफलता कुछ लोग काउंट कर सकते हैं, मैं इसको काउंट नहीं करूंगा एक बहुत अच्छी सफलता। आज की डेट में ये स्टेलमेट पर सिचुएशन पहुंच चुकी है। मैं निंदा भी नहीं कर सकता रूस की, क्योंकि रूस जो कर रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 30-35 नाटो देशों के सामने आज भी रूस टिक कर खड़ा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसकी कीमत भी चुका रहा है रूस। ये युद्ध के दौरान पता नहीं चलती हैं कीमतें, युद्ध खत्म होने के बाद पता चलती हैं कीमतें। अभी हारने की स्थिति में रूस तो बिल्कुल भी नहीं है, और यूक्रेन भी अभी हारने की स्थिति में मुझे दिखाई नहीं देता है दूर दूर तक, क्योंकि सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट आता रहेगा। युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में 115 यूक्रेनियन सैनिकों का मेंशन है बीते 24 घंटे के नुकसान के तौर पर ये मारे गए थे या घायल हुए थे, ऐसा रिपोर्ट में रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट में लिखा है। और यहाँ पर स्लोवियांस्क फ्रंटलाइन और बखमूत या कहे कॉन्स्टेंटिनोव का फ्रंटलाइन के बीचों बीच का ये जो इलाका है, यहाँ पर कुछ कंटेस्टेड इलाके बहुत सारे जोड़े गए हैं, जिनको कि मैंने एरोस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से रूसी सेना यहाँ पर एडवांस करने की कोशिश कर रही है। स्लोवियांस्क फ्रंटलाइन ये देखिए एक बहुत छोटी सी सफलता मैदानी इलाके में, खेत खलियान के इलाके में पहचानी गई थी एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर। कंटेस्टेड इलाके बहुत ज्यादा है इस इलाके में, और वीडियो सबूत के नाम पर कुछ खास है नहीं। यहाँ पर पहचान पाना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली में रूसी सेना कहां तक मौजूद है। हो सकता है कि ये जो वीडियो सबूत के आधार पर हमारे द्वारा मैपिंग की जाती है ये उतनी ज्यादा एक्यूरेट ना हो सकता है काफी आगे तक रूसी सेना पहुंच चुकी हो, लेकिन ऐसी स्पेकुलेशन पर मैप अपडेट करना एक बहुत वाइज फैसला नहीं हो सकता। वाइज से मेरा मतलब है एक समझदारी वाला फैसला नहीं होता है, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सी रिपोर्ट्स अवेलेबल होती है और दोनों ही सरकारों के द्वारा सोशल मीडिया को बहुत हद तक कंट्रोल किया जाता है। इसलिए रिपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके कोई बहुत ठोस आधार ना दिखे या फिर वीडियो सबूत निकल कर ना आए। रशियन असॉल्ट्स ग्रे जोन एक्सपैंडेड, लिमान शहर में अभी भी रूसी सेना एक्सपैंड कर रही है और असॉल्ट ऑपरेशन चल रहे हैं। हालांकि ये बहुत आसान नहीं है रूसी सेना के लिए। अगर ये बहुत आसान होता तो हमें अभी तक ये देखने को मिल गया होता कि लिमान शहर रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। इसका मतलब एक सीधा सा है कि यहाँ पर फाइट बैक कर रहा है यूक्रेन, एक बहुत अच्छी मात्रा में फाइट बैक कर रहा है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात करें तो कुछ खास नहीं दिखता मुझे। आगे बढ़ूं तो ज़ैपेट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुपियांस्क वोलोजी गांव पूरी तरीके से रूसी सेना के कब्जे में है। हालांकि वीडियो सबूत इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन मैं 99.9% श्योर होके कह सकता हूं कि कुपियांस्क वोलोजी गांव पूरी तरीके से रूसी सेना कब्जे में है। ज़ैपेट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हमें बताती है 170 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान बीते 24 घंटे के लिए। खार्किव फ्रंटलाइन में कुछ बमबारियां, एफपीवी ड्रोन बमबारियां और फैब बमबारियां रूसी सेना के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ज्यादा कुछ खास है नहीं। और इसके अलावा रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट सुमी रीजन और खार्किव रीजन के लिए कंबाइंड नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, जिसे हम कहते हैं, 215 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिला था बीते 24 घंटे के लिए। और सेम सुमी रीजन में भी बहुत सारी एफपीवी ड्रोन वीडियोस यूक्रेनियन सेना की ओर से निकल कर आई थी, जिसको कि हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। अगेन यहाँ पर भी वही चीज, ये वीडियो मैंने आपको दिखाई थी शायद, ये वही वीडियो के अलग अलग दृश्य हैं जो कि अलग अलग इलाकों से पहचाने गए थे और जिनको मैप किया गया था। एक तरफ रूसी ड्रोन आसमानों में, दूसरी तरफ यूक्रेनियन ड्रोन आसमानों में, और यूक्रेनियन ड्रोन रूसी ड्रोन्स को मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट 27 यूक्रेनियन ड्रोन मार गिराए गए थे, एक रिपोर्ट में लिखा है। एक रिपोर्ट में 79 लिखा है। ये हो जाता है 106 तक आ चुकी है संख्या। एक और रिपोर्ट में देखें तो 145 नहीं, 106 और 45, हाँ जोड़ दे तो 151 और 24, 151 और 24 हो गया 175। 175 ड्रोन मार गिराए गए थे
और जो एक्चुअल नंबर ऑफ ड्रोन यूक्रेन ने मारे थे वो इससे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में 100% एक्यूरेटली काम नहीं करता है। द हंट फॉर पुलिस ऑफिसर्स इज इंटेंसिफाइंग। एन एक्सप्लोजन शूटिंग एट अ पुलिस स्टेशन इन निप्रो राज्य में, या कहे पूरे यूक्रेन में, अब सैबोटाज ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं। रूसी सरकार के द्वारा, रशिया के द्वारा आतंकवादी हमले तेज किए जा रहे हैं। जो सेना से संबंधित अधिकारी हैं और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनको टारगेट किया जा रहा है। राजधानी मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को में भी यही चीज देखने को मिली थी। एक कार एक्सप्लोजन देखने को मिला था जिसमें कि कुछ अधिकारी यहाँ पर घायल हुए थे। हालांकि किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई थी। जान माल के नुकसान से मेरा मतलब है कोई यहाँ पर पूरी तरीके से मारा नहीं गया था, लेकिन हाँ, कार एक्सप्लोजन यहाँ पर भी देखने को मिला था। ट्रैफिक पुलिस कार एक्सप्लोजन इन अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स कार। ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिसर है यहाँ पर मॉस्को रीजन में, उनकी कार में ही ये आतंकवादी हमला देखने को मिला था। और 4 साल के उपलक्ष्य में यहाँ पर एफएसबी, स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज के 2000 से ज्यादा जो सर्विसमैन हैं, ऑफिसर्स हैं, या कहें सैनिक हैं, कर्मचारी हैं, इनको स्टेट अवार्ड्स दिए गए थे, नेशनल अवार्ड्स दिए गए थे। पुतिन ने इस मौके पर अपने देश को एड्रेस भी किया था, इनकी स्पीच भी थी। द टेररिस्ट अटैक एट दिस वाज अपेरेंटली द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, द मैन वाज ब्लोन अप रिमोटली। इन्होंने कुछ बातें कही थी, और भी कुछ बातें हो सकती है। स्टेट अवार्ड्स ये हो गया, स्टेटमेंट्स फ्रॉम पुतिन ये हो गया। द नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक इन रशिया हैज इंक्रीज्ड। रूस में भी जो आतंकवादी हमले हैं यूक्रेन के द्वारा किए जा रहे हैं, इनमें बहुत वृद्धि देखने को मिली है। रूस भी वृद्धि कर रहा है यूक्रेन में, लेकिन यूक्रेन अच्छा खासा इस पे टक्कर दे रहा है रूस को। और इसके अतिरिक्त प्रोटेक्शन ऑफ हाई रैंकिंग एम्प्लॉयज, पुतिन ने यहाँ पर एफएसबी यानी स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज को ये कहा भी है कि आप हाई रैंकिंग जो एम्प्लॉयज हैं रक्षा मंत्रालय के और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के सरकारी अधिकारी, इनकी रक्षा पर आप खास ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो आतंकवादी हमले यूक्रेन के द्वारा किए जा रहे हैं ये आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेंगे। इस कारण से सिक्योरिटी जो सरकारी अधिकारी हैं रूस में, इनकी और तेज की जाएगी, सिक्योरिटी पर और ध्यान दिया जाएगा। इंडिविजुअल मास टेरर है फेल टू इन्फ्लिक्ट अ स्ट्रेटेजिक डिफीट ऑन द रशियन फेडरेशन। इन्होंने बताया था यूक्रेन के इरादे फेल हो चुके हैं। और एक बहुत जरूरी बात, एसबीआर अबाउट फ्रांस एंड यूके गिविंग न्यूक्स टू यूक्रेन। खबरें निकल कर आ रही हैं और वो खबरें बहुत चिंताजनक है। खबरें क्या है? ये है कि रशिया के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज, जिसको कि एसबीआर कहा जाता है, ये जितने भी बाहरी देश है, रूस को छोड़कर सारी दुनिया में इंटेलिजेंस ऑपरेशन करती है ये रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस। इनका कहना है, इनकी रिपोर्ट में कहना है कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा यूक्रेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर की जा सकती है। ऐसा 100% नहीं, लेकिन हाँ, अगर इनकी बात में ये लिखा है, इनकी रिपोर्ट में ये लिखा है, तो इसका कोई बहुत ठोस आधार हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक मैं यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का स्टांस देखूं इस युद्ध में अभी तक, तो ये दोनों देश अगर ये कर दे तो मुझे कोई बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो इसका फिर इम्प्लीकेशन क्या होगा? इम्प्लीकेशन बहुत खराब हो सकता है, मेरी और आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा खराब। आई विल स्टेट समथिंग ऑब्वियस एंड ब्लंट। एसबीआर की जो रिपोर्ट है, इस पर दिमित्री मेदवेदेव, रूसी पूर्व राष्ट्रपति, ने भी ये कहा था कि ये कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट या और कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी पर हमले की रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट कहती है कि एक डायरेक्ट ट्रांसफर या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स का एक देश को, जो कि अभी युद्ध की स्थिति में है। यूक्रेन जैसे देश को अगर फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ये करते हैं तो ये बहुत घातक साबित होगा। दिस इज द सिमेट्रिकल रिस्पॉन्स टू विच रशियन फेडरेशन हैज द राइट। एक खास बात इन्होंने ये भी कही थी कि अगर ऐसा होता है, अगर इसके सबूत मिल जाते, इस बात की पुख्ता सबूत मिल जाते हैं कि यूक्रेन को यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने न्यूक्लियर वेपन्स दिए हैं या इसकी टेक्नोलॉजी दी है जिससे कि यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर सकता है, तो फिर रूस इस बात के लिए मजबूर हो जाएगा
कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करना पड़ेगा रूस को, जिसमें कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जो छोटे स्केल के न्यूक्लियर वेपन होते हैं, या फिर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन जो कि बहुत लार्ज स्केल के न्यूक्लियर वेपन होते हैं, इनमें से कुछ भी रूस अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकता है। और अगर जरूरी होता है तो सप्लायर कंट्रीज को भी इसमें निशाना बनाया जा सकता है। ये यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की ही बात कर रहे थे कि अगर हालात काबू से बाहर निकल जाते हैं तो यूक्रेन पर तो न्यूक्लियर अटैक होगा ही होगा, न्यूक्लियर हमला करेगा रूस, लेकिन यूक्रेन के साथ साथ फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को भी रूस नहीं छोड़ेगा। इन पर भी बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। क्या हो सकती है मैं इसका अनुमान नहीं लगाना चाहता। क्या फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम पर न्यूक्लियर हमला करेगा रूस? क्या इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करेगा रूस? इन सारी बातों पर अभी मैं ज्यादा विचार नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हम सबूत आने का इंतजार करेंगे। लेकिन हाँ, रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज की ये जो रिपोर्ट है जो कहती है कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस यूक्रेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं या फिर न्यूक्लियर वेपन देने वाले हैं बहुत जल्दी, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है, बहुत ज्यादा। 134, जिसमें से कि 133 ड्रोन का उपयोग किया था रूसी सेना ने और एक इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया था। अगले 2 से 3 दिन में एक बहुत भारी बैलिस्टिक मिसाइल का हमला यूक्रेन पर होने वाला है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी। उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपियन यूनियन की हाई रैंकिंग ऑफिशियल, यहाँ पर आई थी जेलेंस्की और अन्य जो सरकारी ऑफिसर हैं इनसे मीटिंग करने। जेलेंस्की ने रशिया को ब्लेम किया था कि ये जो यूक्रेन में मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है, लोगों को रोड से उठाकर और सेना में भर्ती कर दिया जाता है, इसके लिए रूस जिम्मेदार है। और पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स और ज्यादा आने वाली है यूक्रेन में, सप्लाई रुक नहीं रही है। कुछ फोटोज ये देखिए, यहाँ पर राजधानी कीव में ये अंडरग्राउंड बंकर्स हैं जिनका की उपयोग करती है यूक्रेनियन सरकार। राष्ट्रपति जेलेंस्की और इनके जो अधिकारी हैं, ये अंडरग्राउंड बंकर्स में जब बहुत भारी ड्रोन या मिसाइल हमले होते हैं राजधानी कीव में, तो अंडरग्राउंड बंकर्स का उपयोग करते हैं और इनमें सारी जरूरी फैसिलिटीज भी लगी हैं। देखिए, ये मीटिंग रूम भी देखने को मिलते हैं। ये सारे अंडरग्राउंड बंकर्स ही हैं जहां से कठिन हालातों में जेलेंस्की ऑपरेट करते हैं। और भी कुछ खरी खोटी इन्होंने सुनाई थी पुतिन को। और विक्टर ऑर्बन, हंगरी के राष्ट्रपति के बारे में कहा था कि अगर हंगरी ऐसे ही यूक्रेन के खिलाफ रहा आता है तो ये पुतिन और लुकाशेंको यानी रूस और बेलारूस का एक ऑफिशियल साथी माना जाएगा, क्योंकि हंगरी और स्लोवाकिया आज की डेट में यूक्रेन के खिलाफ बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। हंगरी और स्लोवाकिया रूस से तेल खरीदा करते थे, लेकिन अब आजकल यूक्रेन के कारण ये मिल नहीं पा रहा है हंगरी और स्लोवाकिया को, जिस कारण से इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो सैंक्शंस लगाएगा रूस के ऊपर, उसको हम रोक देंगे। और यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को जो लोन देना चाहता है लंबे लंबे, उसको भी हम रोक देंगे। बहुत सारी दिक्कतें यूरोपियन यूनियन में ये कर देंगे यूक्रेन के लिए, ऐसा इनका कहना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।